उस दिन रात में लगभग 12 बजे फोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाकर मैंने फोन उठाया था और फिर लड़खड़ाते शब्दों में हेलो कहा तो दूसरी ओर से मेरे दामाद अजय की चिरपरिचित आवाज मुझे सुनाई दी। मैं अजय बोल रहा हूँ मम्मी जी। मेरी सबसे प्रिय सहेली मंजुला का बेटा अजय पहले मुझे आंटी कहकर बुलाता था, मगर जब से मेरी बेटी काव्या के साथ उसकी शादी हुई है वह मुझे मजाक में मम्मी जी कहकर बुलाता था। उस रात उसकी आवाज सुनकर मैं अनायास खुश हो गई थी और बोल पड़ी थी, हाँ बोलो बेटे, क्या बात है, इतनी रात गए कैसे फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है मम्मी जी, पर आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ। काव्या और मम्मी कल राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आपके पास पहुंच रहे हैं। अरे वाह, क्या दिल खुश करने वाली खबर सुनाई है। और तुम क्यों नहीं आ रहे हो उनके साथ? अरे मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता, और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो प्लेन से नहीं आ रही। मैं तो कल से आपका फोन ट्राई कर रहा था मगर फोन मिल ही नहीं रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को तंग करना पड़ा। ये दोनों कल सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। अमित भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ हाँ, अमित जरूर जाएगा, और वह नहीं जा सका तो उसके पापा जाएंगे, तुम चिंता मत करना। ये कहते हुए मैंने फोन रख दिया था और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें काव्या के आने की खबर सुना दी। गुड़िया आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वह नखरीली सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने मंजुला से नाराजगी जताते हुए मजाक में कहा, अरे उसका एक और बेटा भी तो यहाँ दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का जी भी तो करता होगा उसका। काव्या को यहाँ पहुंचाकर मंजुला कल चली जाएगी अपने बेटे के पास। मंजुला को शुरू से ही जाने क्यों मेरे पति पसंद नहीं करते थे, जबकि वह मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से ही हमारी गहरी दोस्ती थी। कॉलेज में मंजुला को मेरी ही कक्षा में एक लड़के, रवि, से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक के सूत्रधार सी भूमिका निभाई थी। मुझे कभी रवि की चिट्ठी मंजुला को पहुंचानी होती तो कभी मंजुला की चिट्ठी रवि को। मंजुला अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती रहती थी। खूबसूरत और तेज दिमाग की मंजुला अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरी जैसी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रखती है, यह उन दिनों कॉलेज में हर किसी के मन में सवाल था। शायद दोस्ती में जहां तनमन मिल जाते हैं वहां कोई कुछ कर नहीं सकता। मंजुला का रवि से प्यार हो जाने के बाद यह दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। रवि के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद रवि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया, मगर मंजुला को वह भूला नहीं था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही मंजुला और रवि का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बनकर रह गया था। मंजुला की शादी के साल भर बाद ही मेरी भी शादी हो गई, और मैं यह जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी मंजुला की तरह ही मुंबई में रहने जा रही थी। जब तक रहे, दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर मंजुला और रवि की रही सही ठाट बाट से मेरे पति कभी एडजस्ट नहीं हो सके थे। इसी से जब भी मंजुला से मिलने की बात होती तो वह अक्सर टाल देते। मेरे पहले बेटे अमित के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के 3 साल बाद काव्या का जन्म हुआ, और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। मंजुला से मेरी निकटता धीरे धीरे कम होती गई थी। फिर इसी बीच मंजुला भी 2 बच्चों की मां बन गई थी, और दोनों बार लड़के हुए थे। ये सब खबरें तो मुझे मिलती ही रही थीं, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिन पर बधाई भेजने तक ही सिमट कर रह गई थी। काव्या को मुंबई के एक कॉलेज में एमबीए में एडमिशन मिल गया था, और वहीं उसकी मुलाकात अजय से हो गई। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर ठीक मंजुला और रवि की तरह ही काव्या और अजय का भी प्यार परवान चढ़ चुका था। मुझे धुंधली सी याद आज भी है, जब शादी तय करने की बारी आई थी तो सबसे पहले मंजुला ने ही शादी का विरोध किया था। कुछ अजीब से अंदाज में उसने कहा था, शादी के बारे में हम 2 साल बाद सोचेंगे। मैं तो उसके मुंह से यह सुनकर हैरान रह गई थी।
मंजुला के बात करने के तरीके को देखकर गुस्से में ही मैंने झट से कहा था, तूने भी तो लव मैरिज की थी, तो आज अपने बच्चों को क्यों मना कर रही है? इस पर बड़े ही शांत स्वर में मंजुला बोली थी, तभी तो मुझे पता है कि लव और मैरिज ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये दर्शन शास्त्र की बातें मत झाड़। तू सच सच बता, क्या तुझे काव्या पसंद नहीं, या फिर हमारे परिवारों की आर्थिक समानता न होने के लिए तू मना कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शादी का विरोध नहीं कर रही हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि शादी 2 साल बाद करेंगे। लेकिन क्यों मंजुला? अजय तो अब अच्छा खासा कमा रहा है और काव्या की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। फिर अब बेकार में 2 साल रुकने की क्या जरूरत है? यह मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती, और पता नहीं कभी बता भी पाऊंगी कि नहीं। हम सब तो चुप हो गए थे, लेकिन अजय और काव्या दोनों ठहरे आज के आधुनिक विचारों के बच्चे। वे दोनों कहाँ समझने वाले थे? उन दोनों ने अचानक एक दिन कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी और हम सबको हैरान कर दिया था। मंजुला और रवि ने हालात को समझते हुए एक भव्य 5 स्टार होटल में शादी की जोरदार पार्टी दी थी, और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। काव्या की शादी को साल भर हो चुका था। इस दौरान वह और अजय अक्सर दिल्ली मेरे यहाँ आया करते थे, मगर मंजुला पहली बार मेरे यहाँ बता और समधन आ रही थी। इसीलिए भी मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मुझ में बहुत सी पुरानी यादें उमड़ती जा रही थीं, और उन मीठी सुनहरी यादों की डोर मुझे कभी बचपन में तो कभी जवानी में ले जाकर मायके पहुंचा रही थी। ठीक 11 बजे अमित काव्या और मंजुला को घर ले आया। कार से उतरते हुए मैंने उन दोनों को देखा तो काव्या सिर्फ एक बैग लेकर आई थी, मगर मंजुला तो 3-4 बैग के साथ आई थी। बैगों को देखकर मेरे चेहरे पर आए अजीबोगरीब भाव को देखकर कुछ झेंप कर मंजुला बोली, मेरा सामान बहुत ज्यादा है ना? दरअसल अब मैं दिल्ली में अपने बेटे राकेश के पास रहने के इरादे से आई हूं। मेरा सामान यहीं बाहर ही रहने दो। अभी थोड़ी देर में राकेश आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मेरी प्यारी समधन जी, आप हमारे घर अपनी इच्छा से आई हैं, मगर जाएंगी हमारी इच्छा से, समझी? अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप अंदर चलो। मैंने मंजुला से मजाक करते हुए कहा था, तो मेरे बोलने के अंदाज से वह बहुत खुश हो गई और मेरे गले लगकर पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। खाना खा लेने के बाद हम सब कुछ देर तक गपशप करते रहे। काव्या अपने पापा से अपने काम की बात करती जा रही थी। काव्या की बातों से प्रभावित होकर अमित भी अपनी छोटी बहन से सवाल पर सवाल पूछता जा रहा था। कुछ देर तक उन तीनों की बातें सुन लेने के बाद मैं मंजुला को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर हम दोनों जब पलंग पर लेट गए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ होते ही पहले की तरह अनगिनत बातें शुरू कर देंगे और बातें करने को समय कम पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्या उम्र के तकाजे ने या बदलते रिश्ते ने हमारे होंठ सिल दिए थे? मैं सोचने लगी कि मंजुला बड़े धीरे, गंभीर और संयत स्वर में अचानक बोली थी, मैं तलाक ले रही हूं रीता। क्या कहते हुए? मैं पलंग पर उठकर बैठ गई थी। हाँ रीता, ये सच है। तुम्हें कहीं बाहर से खबर मिले और फिर तुम लोग परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है कि मैं ही बता दे रही हूं। इसीलिए पहले मैंने काव्या और अजय की शादी 2 साल बाद करने की बात कही थी। सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब मैंने अपना मन पक्का कर लिया है। लेकिन इतने सालों बाद यह फैसला क्यों, मंजुला? वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मगर जिस किसी को सुनाऊं उसे तो यह बहुत ही छोटी सी बात लगती है। कोई क्या जाने कि कभी कभी छोटी सी बात ही दिल में बवंडर बनकर समूचे जीवन को तहस नहस कर देती है। तुम तो जानती ही हो, रवि मुझसे बेहद प्यार करता था। प्यार तो वह शायद आज भी बहुत करता है, लेकिन शादी के बाद ही मैंने उसके प्यार में बहुत बड़ा अंतर पाया है। शादी के पहले मुझे यह तो पता था कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ पति से ही नहीं, उसके पूरे परिवार से होती है। लेकिन रवि से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मेरी शादी रवि के परिवार से नहीं, उसके परिवार की अजीबोगरीब अमीरी से हुई है।
शादी के बाद मुझे यह भी पता चला कि अमीरों की भी अलग अलग जातियां होती हैं। रवि के पिता बड़े अमीर थे, जो अपने दोनों बेटों के साथ अपने उद्योग को और बढ़ाना चाहते थे। रवि की मां का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। घर में हम सिर्फ 4 लोग थे। रवि के पिता, रवि का छोटा भाई विशाल, रवि और मैं। घर के इन 4 लोगों में से मेरी बातचीत सिर्फ रवि से होती थी। रवि के पिता ने कभी भी मुझसे आमने सामने होकर बात नहीं की थी। जब भी कुछ कहना होता तो रवि से कह देते कि बहू से कहो। विशाल, मेरा छोटा देवर, रवि से सिर्फ 2 साल छोटा था। वह स्वभाव से बेहद शर्मीला था। शुरू शुरू में मैंने उससे दोस्ती करने के लिए हंसी मजाक करने की कोशिश की, तो एक दिन रवि ने बड़े गंभीर अंदाज में मुझसे कहा था, तुम विशाल से यूं हंसी मजाक न किया करो, डैडी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे डैडी को तो मैं ही अच्छी नहीं लगती, तभी तो वह सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। जो कहना होता है मुझसे कहलवाने से बात करने को भी मना कर रहे हैं। मैंने गुस्से में तुनक कर कहा था। इस पर रवि का जो रौद्र रूप उस रात मैंने पहली बार देखा था, वह आज तक भूल नहीं पाई हूं। अपने मजबूत हाथों से मुझे पलंग से उठाकर नीचे गिराते हुए एकदम ही राक्षसी अंदाज में रवि ने कहा था, इस घर में जो डैडी कहेंगे वही होगा, और तुम्हें भी वही करना होगा। अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मगर तब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर बड़ी बेदर्दी से रवि बेडरूम छोड़कर बाहर चला गया था और मैं रात भर रोती रही थी, पर मेरी सिसकियां सुनने वाला वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद 15 से 20 दिनों तक रवि और मेरी बोलचाल बिल्कुल बंद थी। जाने कितने दिनों तक हम दोनों का यह मौन व्रत चालू रहता, मगर एक दिन बात को निरर्थक न बढ़ाने की सोचकर मैंने ही रवि से बात शुरू की। और फिर शायद मुझे खुश करने के लिए ही वह उस समय मुझे घुमाने श्रीलंका ले गया था। वे 10 दिन जैसे परियों के पंख लगाकर उड़ गए थे। वापसी में मैंने ही रवि से कहा था, सोचती हूं कुछ दिन मां से मिलाऊं। रवि ने तब कहा था, चलो कल ही चलते हैं। माँ और बाबूजी हमें दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। माँ तो दामाद की सेवा करते करते मुझे भूल ही गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके पास छोड़ जाने की बात रवि से कही तो उसने तपाक से मना कर दिया, और फिर 2 दिन में ही मैं रवि के साथ अपने घर वापस आ गई थी। उस वक्त भी मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था, और रात को रवि से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर के मारे चुप ही रह गई थी। इस घटना के बाद हर 15 से 20 दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसा घट जाता जिससे मैं जान गई थी कि इस घर में मुझे अपने मन की इच्छा पूरी करने की आजादी कभी मिल ही नहीं सकती। यह बात सच थी कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था। गहने, कपड़े, खाना पीना, यानी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रवि मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मगर उसके प्यार में मेरी अपनी इच्छा की कोई कद्र नहीं होती थी। घर में कुछ काम नहीं था तो मैंने रवि से आगे की पढ़ाई करने की बात कही, तो जरूरत क्या है कहकर उसने मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी सहेली से मिलने जाने की बात करती तो हर वक्त रवि के साथ ही जाना होता था और उसी के साथ वापस भी आना होता था। इसी कारण मैं तुम्हारे घर बहुत कम आती थी। वैसे काव्या के पापा की आंखों में मैंने रहीसी के लिए नफरत कब की पड़ ली थी। तभी तो अजय और काव्या की शादी से मैं डरती थी। लगता था काव्या को मेरा ही इतिहास न दोहराना पड़े। मगर अजय बहुत समझदार है। शादी होते ही उसने अपनी अलग इंडस्ट्री खोल ली और उसमें काव्या को भी बराबर का हिस्सेदार बना दिया। काव्या को अजय के साथ काम करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब काव्या को ऑफिस में काम करते देखती हूं तो 10 साल पहले की एक बात मुझे याद आती है। 10 साल पहले रवि ने जब अपने ऑफिस में पर्सनल ऑफिसर के तौर पर निशा की नियुक्ति की थी, तब जाने कितने दिनों बाद रवि से मेरी फिर एक बार जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वह सिर्फ झगड़ा नहीं करता था, रीता, रवि मुझे मारने पर भी उतर आया था। ये सब कुछ बताते हुए मंजुला की आंखें भर आई थीं, और फिर जाने कितनी देर तक आंसू बहाते हुए वह निःशब्द होकर बैठ गई थी। मंजुला की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूं।
मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि मंजुला जैसी तेज तर्रार लड़की इतने दिनों तक यूं चुप कर दबकर क्यों रह गई। कुछ न सोचते हुए भी मैंने मंजुला से बेहद सरल सवाल करने शुरू कर दिए थे। तू इतने दिनों तक चुप क्यों थी? और अगर इतने दिनों तक चुप थी, तो अब एकदम ही तलाक लेने की आफत क्यों मोल ले रही है? क्या अपनी खुददारी दिखाने का यही एक रास्ता बचा है तेरे पास? अपना विरोध कर हर कदम पर दिखाकर भी तू रवि के साथ रह सकती है। नहीं रीता, मेरी खुददारी, स्वाभिमान सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ शांति से और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब क्या करने वाली है तू? यहाँ दिल्ली में एक वृद्धाश्रम खुला है। उसके संचालन का काम मुझे मिल गया है। सोचती हूँ जरूरतमंद वृद्धों की सेवा करूंगी तो जीवन में कुछ करने की चाह भी पूरी हो सकेगी। क्या रवि ने इसकी इजाजत दी है? उसकी इजाजत मिलेगी ही नहीं, वह मुझे पता है। तभी तो पहले उससे तलाक लेकर अलग होने का फैसला लिया है, फिर अपना काम करूंगी। क्या अजय यह सब जानता है? हाँ, जानता है, और कुछ हद तक मेरी भावनाओं को समझता भी है। मगर तुम्हारी तरह वह भी कहता है कि अब यह सब करने की क्या जरूरत है। तो फिर सच में जरूरत क्या है मंजुला? जीवन में जरूरत शब्द की व्याख्या हर इंसान अपने अपने मन से करता है, और तब जरूरत हर किसी की अलग हो सकती है। 10 साल पहले रवि ने जब अपने ऑफिस में निशा की नियुक्ति की थी, तब हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने कभी रवि से झगड़ा नहीं किया। मैं अपने आप से ही झगड़ी रही हूं। 10 साल से रवि के मुंह से निशा की तारीफ सुन सुनकर मैं ऊब चुकी हूं। मैं जानती हूं कि इसमें मेरी स्त्री सुलभ ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन सच तो यही है कि रवि के मुंह से निशा की तारीफ सुनकर मैं हैरान होकर सोचती हूं कि एक इंसान इस तरह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बर्ताव कैसे कर सकता है। तो क्या तू समझती है कि रवि और निशा में कुछ चल रहा है? मैंने बड़े ही संयत स्वरों में पूछा। कुछ देर तक तो मंजुला चुप रही, फिर बड़े ही अटपटे से स्वर में बोली, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकती, मगर यह सच है कि रवि का अधिकतर समय अब उसके साथ ही बीतता है। मैं यह भी नहीं कह सकती कि रवि का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। वह आज भी मेरी हर जिम्मेदारी को पूरी करता है। त्योहारों में मुझे गहने, साड़ियां दिलाना, मुझे पार्टियों में ले जाना, ये सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, क्योंकि रवि के जीवन में आज भी बीवी नामक ऐसी चीज हूं जिस पर कानूनन रवि का ही अधिकार है। लेकिन रीता, अब इस तरह सिर्फ एक कानूनन हकदार चीज बनकर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। और दोनों बच्चों के बारे में तुमने क्या सोचा है? बच्चों का सोचते सोचते ही तो रवि के साथ 30 साल गुजारे रीता। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। उनके जीने के अपने अपने तरीके हैं। उन्हें अपने तरीके से जीने दे। राकेश ने भी अपनी शादी तय कर ली है, और उसकी शादी होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। जब भी बच्चों को मेरी जरूरत होगी, मैं उनके पास जरूर हो जाऊंगी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक इस तरह का निर्णय लेने से तुझे डर नहीं लगा? नहीं रीता, अब सच में डर नहीं लगता। जीवन भर में मैंने जो मानसिक यातनाएं भोगी हैं, उन्हें अब दोबारा बच्चों के सामने भुगतने से डर लगता है, और इसी से अब मैं भी निर्भय होकर जीना चाहती हूँ। मंजुला की कहानी सुनकर मैं कुछ देर तक तो निशब्द सी बैठी रही। फिर मंजुला को गले लगा लिया और बोली, तेरे इस निर्भय फैसले पर मुझे गर्व है मंजुला। तेरे इस अनोखे निर्णय में तेरी यह सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। जब कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बेहिचक मेरे पास चली आना, समधन समझकर नहीं, अपनी प्रिय सहेली समझकर। इतनी सारी मन की बातें मुझसे कह लेने के बाद मेरे कहने पर ही मंजुला बहुत ही सामान्य होकर 2 दिन तक रह गई थी। लेकिन तीसरे दिन एक अनोखी घटना ने मंजुला को और मुझे हिलाकर रख दिया। एक कार दुर्घटना में रवि की अचानक मौत हो गई, और मंजुला का जीवन फिर एक बार रवि से जुड़ गया था। मंजुला को लेकर तुरंत हम लोग मुंबई पहुंचे थे, तो एक बार फिर वह भूचाल से घिर गई थी। मुंबई में इतने बड़े उद्योगपति की मौत का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था। मंजुला की शुष्क आंखों ने पति की मौत का राजसी ठाट बाट भी संयम से सह लिया था। अब इतने बड़े उद्योगपति की विधवा होने का मान सम्मान भी उसके जीवन को त्याग नहीं सकता था।
जिस मुक्ति की कामना वह कर रही थी, वह तो अपने आप ही मिल गई थी, मगर किस ढंग से? जीवन को खदेड़ देने वाले उस पल भर के सच को क्या वह कभी भूल सकती है? और क्या मैं कभी भुला पाऊंगी? आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।